आइए दोस्तों, दलित कहानी संचयन से एक कहानी सुनते हैं, अस्थियों के अक्षर। इस कहानी के लेखक हैं शिवराज सिंह बेचैन। घटना करीब 30 वर्ष पहले की है। मैं पाली मुकीमपुर के प्राथमिक विद्यालय में सौतेले भाई रूप सिंह के साथ पढ़ने जाने लगा था। पहली किताब के सारे अक्षर पढ़ गया था। रूप सिंह मुझसे 1.5-2 साल बड़ा था, लेकिन हम दोनों का दाखिला एक साथ एक ही कक्षा में किया गया था। साल भी नहीं गुजरा होगा, तब तक एक और मोड़ इस घटना में आया। हुआ ये कि रूप सिंह पहली किताब के अक्षर भी याद नहीं कर पाया। स्कूल में उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा स्कूल की बाहरी चीजों में रहता। वो स्कूल से चोरी छिपे भाग जाता है तो चाचा छोटे लाल और डालचंद उसे कभी पेड़ा, कभी मूंगफली या दूसरी खाने की चीजें देते। मास्टर ने मारा है इमला नहीं लिख पाने के जुर्म में, तो वे उसे प्यार से घर ही रोक लेते थे। मैं स्कूल में ही रहता, कभी भी क्लास छोड़कर नहीं भागता था। इमला हो या जोड़ घटाना, मैं सब सीखने की कोशिश करता था। रूप सिंह का स्कूल से उखड़ते जाना और मेरे जमे रहने का अंजाम मेरे लिए भी अच्छा नहीं हुआ। अध्यापक महोदय गांव के स्थानीय व्यक्ति थे। पिता भिखारी लाल और उनके भाइयों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। रास्ते से गुजरते हुए भिखारी लाल द्वारा ये पूछे जाने पर कि मास्टर साहब हमारे बालक कैसे चल रहे हैं, के जवाब में उन्होंने स्पष्टतया कहा, सुनो भाई भिखारी लाल, सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारा ये लड़का तो पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लेता और न ही मेहनत करता है। 6-7 महीने में उसे पूरे अक्षर तक याद नहीं हो पाए हैं। वो स्कूल से ज्यादा समय गायब ही रहता है। शिक्षक की ये रिपोर्ट सुनकर भिखारी लाल के तीनों भाई बहुत चिंतित हुए। उन दिनों मेरी माँ भिखारी लाल की दूसरी पत्नी के रूप में थी और छोटे लाल और डालचंद कुंवारे थे। इनमें छोटे लाल तो आजीवन कुंवारे ही रहे। उस दिन मास्टर जी के बयान ने घर में हालात खराब कर दिए। तीनों भाइयों को खाने पीने की चिंता से ज्यादा इस बात की चिंता ने झटका दिया कि उनका रूप सिंह पढ़ने में कमजोर है। उनका इरादा उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का था, लेकिन मुझे तो वह इसलिए पढ़ने भेजते थे कि उसको अकेले पढ़ाएंगे तो गांव बस्ती के लोग कहेंगे कि अपने सगे को तो पढ़ा रहे हैं, सोतेले को नहीं पढ़ा रहे। उन दिनों हमारे लिए घास खोदने या खेतों में से फसल के समय थोड़ा बहुत अन्न बीन लाने का काम भर होता था। हम किसी भारी काम के लायक नहीं थे। भिखारी लाल अब धर्म संकट में फंस गए। जिसे पढ़ाना चाहते हैं वो मास्टर की नजर में न पड़ने वाला है, और जिसे दिखावे के लिए सामाजिक दबाव से बचने को स्कूल भेजते हैं वो ठीक ठाक है। वे तीनों भाई मिलकर मास्टर साहब के पास गए। बोले, साहब ये कैसे हो सकता है कि बड़ा ना पढ़े और छोटा पढ़े। मास्टर जी ने समझाया, आपका बड़ा लड़का बुद्धि से बड़ा नहीं है, उम्र से बड़ा है। वो पढ़ भी सकता है। दोनों को एक ही क्लास में चला पाना संभव नहीं है। तुम स्कूल भेजते रहना चाहते हो तो शौक से भेजो, पर अगली कक्षा में स्वराज ही जाएगा, रूप सिंह नहीं। ये सुनकर तीनों भाई घर आए और रूप सिंह के भविष्य को लेकर चिंतित होने लगे। भिखारी लाल और माँ में अक्सर झगड़ा होता रहता था। वे पति पत्नी थे, एक दूसरे की जरूरत और मजबूरी में, किंतु उनके स्वभाव में कोई मेल नहीं था। सप्ताह में 6 दिन उनमें आपस में झगड़ा जरूर होता और भरण पोषण करने वाला तथा घर का मालिक पुरुष होने के नाते माँ को मारता। उस दिन वो बुदबुदा रहा था, ससुरी के ये कलट्टर बनेगा, मास्टर की हूनिशा में ससुरो तेज है, सारे सबद याद कर लिए। भिखारी जिद्दी और गंदी गालियां देने में नंबर 1 आदमी था। उस जैसी गंदी जुबान के आदमी मैंने कम ही देखे हैं। पाली में तो वैसा कोई भी नहीं था। उस दिन वो बहाने बनाकर माँ को गरिया रहा था, ऐसा लड़का ले आई जो मेरे लड़के से ज्यादा होशियार है।
मेरा तेरा का फर्क बहुत ज्यादा करता था। हम सब उसे दादा कहते थे। पाली में बाप को दादा ही कहा जाता है, लेकिन वो था आधुनिक शहरी अर्थ में भी दादा ही। उसकी दादागिरी माँ पर ही खासकर चलती थी और वो दादागिरी चला भी रहा था। छोड़ो, आज से कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। ला छोटू, किताबें ला इन दोनों की। डल्ला तुम मोई पट्टी पे। और तीनों भाइयों ने मिलकर एक योजना को कार्य रूप दिया। सिलोटी को उठाकर पट्टियां चौखट पर रखकर एक एक कर तोड़ी गईं और थैले से किताबें निकालकर जब फाड़ना चाहा तो माँ ने लपक कर झटके से किताबें छीन ली। तब भिखारी ने उछलकर माँ की छाती पर एक लात जमा दी और वो चौखाने चित्त गिर पड़ी। मिट्टी के तेल की डिब्बी चूल्हे की दीवार पर रखी थी। भिखारी ने उसे उड़ेल कर उसे माचिस की तीली दिखा दी। किताबें जल उठी। बाद में पट्टियों ने भी आंख पकड़ ली। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जमा हो गईं। माँ के रोने के शोर ने मोहल्ले भर में खबर कर दी, परंतु वो साबित कर रहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने केवल सौतेले बेटे की किताब पट्टी नहीं जलाई, बल्कि अपने सगे बेटे की भी जलाई है। अड़ोस पड़ोस से कोई उसका विरोध करने नहीं आया, किंतु माँ चीख चीख कर बता रही थी, जो काले पेट का आदमी है, जाके बेटा फेल रहो तो मेरे ना पड़ जाए। जा मारे कारीजार ने ये किताबें जराई हैं। भिखरिया बंदे याद रखिए, ये स्वराज जरूर पड़ेगो। और तेरे रूपा, तू कितनो जल मर, ये ना पढ़ पाएगो। दोनों एक दूसरे के बेटे के अकल्याण की भविष्यवाणियां करने लगे। बस्ती के कुछ लोगों को बुरा लगा कि नहीं पढ़ाना था तो नहीं पढ़ाता, मगर किताबें पट्टियां चूल्हे में रखकर जला देना कहाँ की समझदारी है। पर ये है ही बुरा आदमी, कहकर लोग अपने अपने घर चले गए। 2-3 दिन तक मुझे अक्षरों के दर्शन नहीं हुए। बस्ती के 2-3 और लड़के मेरे साथ के थे। मैं लुक छिप कर उनकी किताब में बने क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा पढ़ाता। 100 तक गिनती याद थी, परंतु भिखारी को ये भी बुरा लगा जब उसे पता चला कि मैं दूसरों के घर जाकर बच्चों से पूछता हूँ। मैं हर दिन ये जुगाड़ देख रहा था कि कहीं से 4-6 आने पैसे हाथ लगे तो मैं एक किताब खरीद लूं और उसे किसी साथी के घर में छिपा कर रख दूं। लटूरिया और बादशाह नाम के दोनों भाई मेरे लंगोटिया यार थे। इनकी माँ के पास मैं मारपीट के डर से छिपा करता था। कई बार तो रात में मैं वहीं सो भी जाता था। बिस्तर पर सोते में पेशाब निकल जाना मेरी बड़ी समस्या थी। लटूरी के पास सोते हुए मेरा पेशाब निकल गया था, परंतु उसकी माँ बड़ी उदार और लगाव रखने वाली थी। उसने मुझे कोई सजा नहीं दी थी। समय चल रहा था। उन दिनों दिवाली के आसपास पाली में जुआ बहुत खेला जाता था। भिखारी लाल का छोटा भाई डालचंद छोटी मोटी चोरी करने, जुआ खेलने और कुश्तियां लड़ने के कारण लोगों पर दबाव बनाए हुए था। वो एक भैंस का लोटा भर दूध पीता था। उतने ही दूध में बाकी 6-7 सदस्यों का परिवार चलता। सभी साथ रहते थे। संयुक्त परिवार में छोटे लाल बेहद मेहनती व्यक्ति थे। कोल्हू के बेल की तरह जुटे रहना ही उनकी नियति थी। उन दिनों वे गांव से बाहर, खैर, मैं बीपी मौर्य, आजकल कांग्रेस में मशहूर दलित नेता, के चमड़े के कारखाने में 70-80 रुपए महीने पर नौकरी करके घर भेजते थे और भिखारी लाल मुर्दा मवेशी उठाने, रंगे चमड़े से मुंडा, जूते या जूतियां, नारे सारे बनाने का काम करते थे। वे फसल पर किसानों को नारे सारे, चमड़े की वस्तुएं बांटते और गेहूं मक्का इकट्ठा करते थे। मैं जब स्कूल से रोक लिया गया तो मुर्दा पशु खींचने, कचरा आदि उठाने और खेतों से अन्न बटोरने के काम में लग गया था। मेरी बहन और माँ भी हर फसल पर काम पर जाती। चमारियों के झुंड का झुंड उन दिनों काम पर जाते थे, किंतु डालचंद शरीर को कष्ट देने वाला काम प्रायः नहीं करता था। वो चोरी भी नियमित नहीं कर पाता था। हाँ, वो आटे के गुल्ले बनाकर भैंस बैलों को जहर भी दे देता था, जिससे आमदनी ज्यादा होती। मारे गए पशु का मांस भी ज्यादा जाता और उसकी चर्बी कनस्तर भरकर अतरौली कसाई के पास पहुंचाई जाती। जमीन या अन्य उत्पादन का कोई साधन पाली के चमारों पर न था। न 30 साल बाद आज है
न तब वहां शिक्षा थी, न अब है। डालचंद उन दिनों धुन से जुआ खेला करता था। दिवाली से एक दिन पहले उसकी जीत हुई थी। इससे वो बहुत खुश था और वो मिठाई लेकर आने वाला था। मैं घर में घुसा। खूंटी पर डालचंद का कुर्ता टंगा था। मैंने आगे बढ़कर इधर उधर देखते हुए चोर की शैली में जेब टटोलना शुरू किया। लटकी हुई जेबों में कुछ न था, किंतु सीने पर गुप्त जेब बनी थी। उसमें नोट भरे हुए थे। मैंने नोटों की गड्डी को सहज से निकाला और उसमें से एक का नोट ढूंढा। 1 रुपया लेकर बाकी रुपए पूर्ववत जेब में रखकर किवाड़ बंद कर मैं बाहर निकल गया। माँ उस समय घर में नहीं थी। घर में घुसते निकलते रुपया चुराते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा है। इसकी खुशी में मैं जल्दी से पैंठ बाजार से निकली बनियों की दुकान की ओर चला गया। इतने सारे रुपयों में से 1 रुपया चुराया है। चाचा को पता भी नहीं होगा कितने रुपए उसकी जेब में है, और पता भी होगा तो जीते हुए रुपयों में से 1 रुपया की परवाह वो करेगा क्या? ऐसे सवाल मेरे जहन में उस वक्त उठ रहे थे। पैंट से आगे बनियों की 6-7 दुकानें क्रमशः एक के बाद एक हैं। मैं बीच की दुकान पर पहुंचा और कहा, लाला जी, मेरे चाचा आपको पैसे देंगे तो वो ही खरीद लेंगे। तू कहाँ आयो है? किताबें पता करी मेरे को, कहकर मैं दुकान से नीचे उतरकर जिधर से चाचा छोटेलाल आ रहे थे उसी की ओर लौट आया और श्रीनिवास की कोठी के सामने और शास्त्री जी के मकान के पीछे चल रही पतली नाली में मैंने वो डिब्बी फेंक दी। मेरा अनुमान था कि वो मुझे बाद में मिल जाएगी और आगे बढ़ गया। छोटेलाल उन दोनों भाइयों के व्यक्तित्व में अपवाद थे। उन्होंने गलती पर हम बच्चों को कभी मारा नहीं और वे डांट फटकार भी शाब्दिक ही रखते थे। इस कारण उनके पास आते जाते डर नहीं लगता था। मैं जैसे ही उनके पास गया, उन्होंने पकड़कर मेरी जेबें, पायजामा, कच्छा के नाड़े की जगह देखी और पूछा, तू रुपया लाया? ना तो दुकान पे का करीबे गयो है? किताब पूछने। वे तसल्ली के लिए दुकान पर गए। लाला ने कुछ पूछने से पहले ही कहा, छोटे लाल, बिना पैसे के बालकों को क्यों बहोनी के वक्त भेजकर दुकानदारी खराब करत हो? चाचा ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और घर की ओर वापस हुए। चलते चलते वे बता रहे थे, डल्ला को 1 रुपया का उन्हें जेब में से निकाल लयो से वह उनके घर में उद्यम करी रखा है। तेरी माँ पर बेमतलब ही शक करी दिया है। वाह ने जब से घर में आई है, घर की हालत सुधर गई है। ये डल्ला पागल कहाँ समझता है ये सब बातें। वे बोलते जा रहे थे। घर से रुपया चुरा कर जाने और दुकानों पर किताब की तलाश करते घूमने की प्रक्रिया और फिर छोटे लाला चाचा के साथ लौटने में आधा पौना घंटा तो लग ही गया होगा। घर आम रास्ते से थोड़ा भीतर गली में था। उससे पहले केवल एक घर था। आम रास्ते पर पिता भिखारी लाल की जूतियां बनाने की दुकान थी। उन दिनों कई घरों में जूतियां बनाई जाती थी और पैंट के दिन सब लोग लाइन से उन्हें पैंट में पेश करते थे। उस दिन वे बाहर बैठे नई जूतियां तैयार कर रहे थे जब मैं रुपया चुरा कर गया था। उन्हें काम करता छोड़ गया था। चाचा के साथ लौटा तो देखा मेरी माँ कसाई द्वारा काटी जा रही गाय की तरह जोर जोर से चीख रही थी। माँ की चीख मुझे बहुत दूर से सुनाई पड़ गई थी। मैं दौड़कर माँ के पास पहुंचा। तब गलियारे में पड़ी माँ कराह रही थी। उसकी कमर पर भिखारी लाल ने पहला वार परह वो लकड़ी जिस पर चमड़ा काटा जाता है से किया था, जिसके बाद डालचंद ने माँ के शरीर पर लाठियां बरसाई थी। सिर बचाकर सारा शरीर डल्ला ने तोड़ दिया था। माँ चीखते कराहते बेहोश हो गई। बीरबल बाबा की घरवाली ने मुंह में पानी डाला। पूरी बस्ती के चमार और रास्ते से गुजरने वाले जाट, बन्नी, वामन सब जमा हो गए थे। डल्ला, तू राक्षस है। भिकरिया, तूने तो अपनी बहू को मारी ही, डल्ला से क्यों पिटवाया? अरे साहब, ससुरी की या को खाने की कमी नहीं। हम 3 भाई कमा के या को पेट भरते हैं, या की औलाद को जिमात हैं। तो या निकम्मी ने 1 रुपया पे नहीं हड्डी गाली, मांग लेती जरूरत हती तो। डल्ला विजय योद्धा की मुद्रा में 4 पाई पतन कर बैठा था।
वो पहलवान भी था और चोर जुआरी भी। उसका बस्ती भर पर आतंक था। ससुरी ने 1 रुपया चुरा के अपनी आदत शुरू की है। अरे ससुरी, हम सारे बड़े से बड़े तुर्रम खां की जेब से निकाल लाए, तूने हमारी जेब में हाथ डालो। मत उठाओ दाढ़ी को। छोटेलाल का दिल पसीज रहा था। डल्ला, तेरो नाश होई गो। अरे ऐसी का बात, मैं दे देता ताई के 10, तूने जाके सब हड्डियां तोड़ दी। छोटेलाल माँ के प्रति कृतज्ञ थे। पिछले साल जब वे गंभीर रूप से बीमार पड़े थे तो उन्हें खून चढ़ाने के लिए घर में पैसा नहीं था। डल्ला कमाता नहीं था। उसकी आय का स्रोत जुआ चोरी या एकाध मरे पशु की खाल उतारना। छोटेलाल को बचाया नहीं जा सकता था। बगैर खून चढ़ाए और खून के लिए पैसे नहीं थे। तो माँ अंतरोली डॉक्टर के पास पहुंची थी। मेरा खून चढ़ा दो डॉक्टर साहब, मैं बहुत तगड़ी हूँ। वाकई माँ का शरीर बहुत सुडौल और मजबूत था। ये नियामत उन्हें वंशानुगत थी। नाना नानी बहुत लंबे तगड़े थे, इसलिए उनकी संतानें 5 बेटियां, 2 बेटे भी शरीर रचना में काफी पुष्ट और बड़े थे। माँ का खून छोटे के खून से मिल नहीं पाया था। तो मोल खरीदने के लिए माँ ने भिखारी से कहा था। भिखारी के पास पैसे नहीं थे, तो मेरे बाप के बनाए हुए जो खड़ुए माँ के पास थे और जिन्हें वो मेरे मृत पिता की बतौर यादगार संभाल कर रखती थी। एक जान बच जाए यही अच्छा होगा, ये जानकर वो बोली थी। तुम गिरवी रख दो। सर्राफ ने कहा, ये 125 रुपए में गिरवी नहीं रखे जा सकते, इन्हें बेच दो। छोटे के इलाज के लिए 100 रुपए के करीब जरूरत थी। 80 रुपए में माँ के खड़ुए बिके। इस प्रकार औने पौने दामों पर खरीद लेने से ही हमारे देश के जमाखोरों की चांदी होती है। इस प्रकार वे पैसा इलाज में लगे और छोटे सब ठीक हुए। इस कारण वे माँ के एहसान को महसूस करते थे। उस दिन पूरे दिन घर में चूल्हा गर्म नहीं हुआ। रात में कराहते हुए माँ ने बहन से कहा था, बेटा कुछ दाने भूंज के चख लो, भाइयों को भी दे दो। मैं अपराध बोध से पीड़ित था। चोर था मैं, तो सजा पाई माँ ने। वो भी इतनी सख्त कि जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। माँ का मुंह सूज गया था, होंठ भी बड़े बड़े हो गए थे। उससे बोला नहीं जा रहा था। किसी तरह वो बोली, दारीजार के रोकड़ मैंने चुराना तो दूर रहा, देखी तक ना आए, पर कसाई ने मेरी सब देह तोड़ दी। मैं अपना अपराध कबूल करूं, ये उसी वक्त मैं सोच रहा था जब से माँ को बुरी तरह पिटते देखा था। माँ पिटी जा चुकी थी। डल्ला का गुस्सा ठंडा पड़ चुका था। अब मैं अपना जुर्म कबूल भी कर लूं तो जो हाल माँ का हुआ है वही मेरा भी होगा। इस डर से मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। पर माँ जब रो रो कर कहती, मैंने चवन्नी कबौवा की कमाई की नाई छुई, आज 1 रुपया क्यों चुराती। वो अपने बच्चों में स्वयं को चोरनी बनने के डर से रोते कराहते सफाई पेश कर रही थी। बहन माया देवी ने कहा था, अम्मा तूने 1 रुपया काहे को चुरायो, पूरे गांव में लोग तो ही चोरनी समझ रहे होंगे। जो चाहे समझे बेटा, मेरा भगवान गवाह है, चोर कौन है मैं नहीं जानती। जो चोर होई को भगवान वाके शरीर में कीड़ा डालेगो। और न जाने क्या क्या वो बोल रही थी। देर रात उसका दर्द बढ़ गया था। 1 गिलास दूध में फिटकरी डालकर पी ले, भिखारी ने कहा था। हल्दी पोत दो, बालों को जाके देह पे। मैं और मेरी बहन पीठ पर हल्दी पोतते रहे। फिर माँ ने जांघों से लहंगा उठाकर उन नीले निशानों पर हल्दी पुतवाई जो गुप्तांगों के पास थे, और फिर कराहते हुए उसने संकेत किया मुझे बाहर जाने का। मैं समझ गया, माँ के गुप्तांगों पर गहरी चोट लगी थी। बहन ने हल्दी पोती और मैं थोड़ी देर बाद फिर घर में आया। माँ की चारपाई के पास तसले में कंडों की आग सुलग रही थी। छोटे, डल्ला सब सोने चले गए थे। सिकाई कराते कराते माँ ने पूछा, बेटा तू किताब की जिद कर रहा हो, ये काम तूने तो नहीं करो। नहीं अम्मा, मैंने नहीं करो। मैं साफ झूठ बोल गया और फिर माँ की पीठ के निशान को सेकने लगा। देह पर उभरे निशान और चोरी के रुपए से आने वाली किताब के अक्षरों में मुझे अजीब सी समानता लगी।
दूसरे दिन सुबह नाली में फेंकी गई कागज की डिब्बी खोजने गया, पर वो वहां नहीं मिली। मेरा जैसा कोई और उसे उठा ले गया होगा। भूचाल गुजर जाने के बाद के हालात सा मैं बैठा सोच रहा था, माँ को सच बताना चाहिए या नहीं, माँ को इससे स्वास्थ्य लाभ होगा या नहीं। पर मैं महास्वार्थी, माँ की कराहों में भी मुझे किताब याद आ रही थी। ऐसी दीवानगी सवार थी दिमाग पर। उस रात मैंने सूखी चिड़िया, मरे या मारे गए पशु की चर्बी को कड़ाहों में से निकालने के बाद मांस के टुकड़े जल बुन जाते हैं, उन्हें हम चिड़िया कहते थे, गर्म करके खाई थी। माँ ने फिटकरी पड़े दूध के अलावा शायद और कुछ नहीं खाया था। दल्ला ने खुद खाना बनाया था। एक एक रोटी भाई बहनों को चटनी से दे दी गई थी। उस घटना के बाद करीब 12 साल छात्र के रूप में मैंने किसी भी विद्यालय का मुंह नहीं देखा। माँ के पास से भी भाई बहन अपने पैतृक गांव नदरोली 7-8 वर्ष की उम्र में चले आए थे और यहाँ मजूरी, बेगार वगैरह से पेट पालते रहे। करीब 20 साल बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था तो जल्दी नौकरी पाकर मैं माँ को वो घटना बताने की उत्सुकता में था। माँ भूखमरी, मेरी बेकारी और भयंकर गरीबी के कारण बीमार रहती थी। उसे भूख से जन्मे टीबी जैसे रोग हो गए थे। मरने से पहले माँ सच सुन ले और मेरी किताब की तमन्ना को जान सके, मेरे गुनाहों के लिए मुझे मुआफ कर दे। मैं ऐसा सोचता था, लेकिन माँ दवाई, गोली और परहेज के अभाव में मौत से पहले मर गई। मैं गांव में नहीं था, लाश भी नहीं देख पाया माँ की। जब मैं पहुंचा तो चिता की राख भी ठंडी हो गई थी। कई दिन मैं अपनी माँ की राख पर जाकर बैठा रहा, अपनी कृतज्ञ स्मृतियों के साथ।